सोचो कि एक लड़के की क्या हालत होगी जब उसे पता चलेगा कि उसके पापा एक लॉज चलाते हैं जिसमें लड़कियां पैसों के लिए गलत काम करती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही बेहतरीन फिल्म की कहानी सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अच्छा लगे तो कमेंट में बताना कि क्या तुम भी इस लॉज में जाना चाहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कृष्णा को देखते हैं। वो सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। आज स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी। कृष्णा अपने पापा के साथ स्कूल जाना चाहता था। वो अपने पापा बलवंत राव को बुला रहा था, लेकिन बलवंत राव अपने काम में बहुत व्यस्त होते हैं। वो कृष्णा की बातों पर ध्यान नहीं देते और जल्दी जल्दी में अपने काम पर चले जाते हैं। कृष्णा निराश हो जाता है। वो अपनी दादी माँ के पास जाता है, पूछता है कि पापा ऐसा कौन सा काम करते हैं जो मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकते। तब कृष्णा की दादी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पापा कॉटेज बिजनेस करते हैं। उनकी वजह से कई सारे घरों में 2 वक्त की रोटियां बनती हैं। उन्हें कई सारे कस्टमर्स को हैंडल करना रहता है, इसलिए बहुत बिजी है। कृष्णा को लगता है कि उसके पापा जरूर किसी बड़ी सी कंपनी के मालिक होंगे और आज पहली बार कृष्णा सोचता है कि बड़ा होकर मैं अपने पापा का बिजनेस टेक ओवर करूंगा और पापा की कंपनी को और भी बड़ा बनाऊंगा। उस दिन के बाद से कृष्णा हर वक्त अपने पापा के बिजनेस के बारे में ही सोचता रहता है और एक दिन अपने पापा बलवंत राव से कहते हैं कि मुझे भी आपके साथ आपकी ऑफिस जाना है। लेकिन बलवंत राव मना कर देते हैं, कहते हैं कि तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर कुछ दिन के बाद बलवंत राव को कृष्णा की स्कूल टीचर का कॉल आता है। वो बताती है कि आपका बेटा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा। कहता है कि जब मुझे बड़ा होकर अपने पापा की कंपनी को टेक ओवर करना ही है तो मैं मेहनत से पढ़कर क्या करूंगा। अब बलवंत राव को फिक्र होने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनके बिजनेस को टेक ओवर करे और अगले ही दिन वो कृष्णा को पढ़ाई करने के लिए हैदराबाद भेज देते हैं। 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल बाद कृष्णा अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस अपने घर आता है। घर पहुंचते ही वो सबसे पहले अपने पापा से कहते हैं कि अब मैं आपका बिजनेस टेक ओवर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ये सुनकर बलवंत राव एक बार फिर से शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, चुपचाप हैदराबाद वापस जाओ और अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेना। कृष्णा को लगता है कि शायद पापा को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। बिजनेस टेक ओवर करने से पहले मुझे खुद को साबित करना होगा। इसके बाद वो अपने फ्रेंड बंका के पास जाता है। बंका बताता है कि मित्रा फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ है। उन्हें अपने स्पॉन्सर्स के बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एक बिजनेस कंसल्टेंट चाहिए। फिर दोनों मित्रा फाउंडेशन की ऑफिस में जाते हैं। एनजीओ चलाने वाली 25 साल की खूबसूरत लड़की मित्रा को देखकर कृष्णा भी हैरान रह जाता है। पूछता है कि सिर्फ 25 साल की उम्र में कोई लड़की इतना बेहतरीन काम कैसे कर सकती है। तब मित्रा बताती है कि मेरे दादाजी मेरी इंस्पिरेशन है, मैं उन्हीं के दिखाए हुए रास्तों पर चलकर ये काम कर रही हूँ। कृष्णा कहता है कि जैसे तुम्हारे दादाजी तुम्हारी इंस्पिरेशन है, वैसे ही मेरे पापा मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन है। मुझे उनके सामने खुद को साबित करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फ्री में काम करूंगा और जो बिजनेस लॉस में जा रहे हैं मैं उन्हें प्रॉफिटेबल बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मित्रा भी इसके लिए मान जाती है। अगले दिन से ही दोनों एक साथ काम शुरू कर देते हैं। मित्रा कृष्णा को लेकर कई सारे स्पॉन्सर्स के पास जाती है। कृष्णा उनके बिजनेस मॉड्यूल को अच्छे से समझता है और उन्हें जरूरी बदलाव करने का आइडिया देता है। इस तरह से एक साथ काम करते करते दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और मित्रा को भी कृष्णा से प्यार हो जाता है। कुछ दिन के बाद कृष्णा को उसकी दादी का कॉल आता है। वो बताती है कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। कृष्णा भागते हुए हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताता है कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन अब उन्हें प्रॉपर बेड रेस्ट की जरूरत है, तो अब उन्हें कोई भी काम मत करने देना। कृष्णा अपने पापा से बहुत प्यार करता था। वो उनका पूरा ख्याल रखता है और फिर वो सोचता है कि यही वो मौका है। अब मुझे अपने परिवार के साथ साथ अपने पापा का बिजनेस भी संभालना होगा। अगले दिन कृष्णा ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। अपने पापा के ड्राइवर को कॉल करके बुलाता है। कार में बैठकर ऑफिस जाने लगता है। रास्ते में बिजनेस रील देखता है। सोचता है कि मैं अपने पापा की ऑफिस में ऐसे ही एक हीरो की तरह एंटर करूंगा। ड्राइवर एक पुरानी सी गली के सामने कार रोक देता है। फिर कृष्णा को ऑफिस के सामने लेकर जाता है। कृष्णा बहुत एक्साइटेड था, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस देखता है तो चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसके सामने बलवंत लॉज था और लॉज में काम करने वाली लड़कियां उसका स्वागत कर रही थीं। यह देखकर कृष्णा को समझ में आ जाता है कि उसके पापा किस तरह का बिजनेस करते हैं। सदमे में कृष्णा बेहोश हो जाता है। लॉज में काम करने वाली महिलाएं उसे अंदर लेकर जाती हैं। थोड़ी देर बाद कृष्णा को मित्रा का कॉल आता है। वो कहती है कि आज तुमने अपने पापा का बिजनेस टेक ओवर किया है।
तो तुम बहुत खुश होगे। मैं तुम्हारी खुशी दोगुनी कर देती हूँ। इसके बाद मित्रा उसे आई लव यू बोलती है, लेकिन इधर कृष्णा की हालत खराब हो गई थी। वो अपने फ्रेंड बंका के पास जाता है, उसे भी सब कुछ बताता है और फिर दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। बंका कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पापा इस तरह का बिजनेस करते हैं, अब से तो उस गली में कदम भी मत रखना। कृष्णा कहता है कि अब मैं उस लॉज को बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे कोई ढंग का बिजनेस करूंगा। बंका कहता है कि सही कह रहा है भाई, लॉज को बेच देना, लेकिन बेचने से पहले बस मुझे ये बता दे कि उस लॉज का एड्रेस क्या है। मतलब बंका की नीयत समझ रहे हो ना, तो कमेंट में बता देना। खैर अगले दिन लॉज में युवान नाम का एक कस्टमर आता है। वो लॉज में काम करने वाली एक लड़की चंपा से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन चंपा बार बार उसके प्रपोजल को मना कर रही थी। तभी कृष्णा भी बंका के साथ लॉज में आता है। वो युवान को घर जाने के लिए कहता है और उसके जाने के बाद लॉज में काम करने वाली सभी महिलाओं को इकट्ठा करता है। उनसे कहता है कि अब आप लोग कोई और काम ढूंढ लो, क्योंकि मैं कुछ दिनों में इस लॉज को बेचने वाला हूँ। यह सुनकर सारी महिलाएं हैरान हो जाती हैं। चंपा कहती है कि बलवंत राव हमारे लिए हमारे भगवान हैं और जब तक वो नहीं कहते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। गुस्से में सारी महिलाएं वापस अपने कमरे में जाने लगती हैं। यह देखकर कृष्णा बंका से कहते हैं कि यार ये कैसी महिलाएं हैं जो इस घिनौने काम को छोड़कर कोई ढंग का काम नहीं करना चाहती। यह सुनकर एक महिला के कदम रुक जाते हैं। वो फिर से कृष्णा के पास आती है। वो कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो, हम ये काम जबरदस्ती से नहीं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। फिर वो कृष्णा को अपनी कहानी बताती है। कहती है कि जब मैं 15 साल की थी तो एक रात अपने गांव में मेला देखने के लिए जा रही थी। तब मेरे कुछ अपने ही लोगों ने मुझे किडनैप किया और मुंबई की रेड लाइट एरिया में बेच दिया। कुछ दिन बाद रेस्क्यू टीम ने मुझे बचा लिया, लेकिन जब मैं वापस अपने गांव आई तो मेरे लिए सब कुछ बदल चुका था। मेरे अपने घर वालों ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? लोगों ने मेरे जिस्म का फायदा उठाया, मुझे बेचने वाले ने पैसा कमाया, लेकिन उन सब से मुझे क्या मिला? हम जैसी औरतों के सामने समाज के भले लोग सिर्फ अपने कपड़े ही नहीं उतारते, अपने चेहरे पर से भलाई का झूठा मास्क उतारकर हमें अपना असली चेहरा भी दिखाते हैं। तो अब तुम ही बताओ कि गलत कौन है? कृष्णा के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। वो घर वापस आ जाता है, लेकिन अब उसे अपने पापा से नफरत हो गई थी। गुस्से में वो अपने पापा से बात करना भी बंद कर देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कृष्णा को डर था कि अगर मित्रा को उसके पापा के बिजनेस के बारे में पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देगी, और इसी वजह से कृष्णा भी हर हाल में लॉज को बेचना चाहता था। एक ब्रोकर की हेल्प से कृष्णा एरिया के राउडी दुर्गा राव से मिलने के लिए जाता है। ब्रोकर ने बताया था कि दुर्गा राव फैमिली सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट करता है, और जैसा ब्रोकर ने बताया था वैसे ही कृष्णा भी दुर्गा राव को फैमिली सेंटिमेंट की झूठी कहानी सुनाता है और उसे लॉज खरीदने के लिए मना लेता है। दुर्गा राव कहता है कि फिलहाल इलेक्शन आने वाला है तो मैं उसमें बिजी हूँ, कुछ दिन बाद मैं उस प्रॉपर्टी को खरीद लूंगा, तब तक तुम उस प्रॉपर्टी का ख्याल रखना। अब कृष्णा को लग रहा था कि जल्दी ही उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगले ही दिन एक और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सुबह सुबह कृष्णा को मित्रा का कॉल आता है। वो कृष्णा से कहती है कि मुझे एक लॉज के बारे में पता चला है जहाँ कुछ औरतें पैसों के लिए गलत काम करती हैं। मित्रा एनजीओ की ओर से उन औरतों से मिलने के लिए जाना चाहती थी। वो कृष्णा को भी साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन लॉज का एड्रेस सुनते ही कृष्णा की हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत अपने फ्रेंड बंका को कॉल करता है, उसे बताता है कि मित्रा लॉज में आ रही है, तो जल्दी से लॉज में जाकर सब कुछ मैनेज कर ले। थोड़ी देर बाद मित्रा और कृष्णा लॉज में आते हैं, लेकिन उसके पहले बंका ने लॉज में सब कुछ सेट कर दिया था। उसने लॉज को नेचर थेरेपी सेंटर की तरह सेट करवा दिया था। काम करने वाली महिलाएं अब लॉज की थेरेपिस्ट थी। वो सब मित्रा के सामने एक्टिंग करती हैं और युवान थेरेपी सेंटर का नेचर डॉक्टर होने की एक्टिंग करता है। आखिरकार मित्रा को भी यकीन हो जाता है कि ये कोई लॉज नहीं है, थेरेपी सेंटर है और यहाँ की महिलाएं कोई गलत काम नहीं करती। तो मित्रा वहां से चली जाती है। कृष्णा भी खुश हो जाता है, सोचता है कि मुसीबत खत्म हो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अगली सुबह मित्रा फिर से उसे कॉल करती है, बताती है कि मैं एनजीओ के स्कूल से बच्चों को लेकर थेरेपी सेंटर जा रही हूँ, बच्चे वहां जाकर कुछ सीख लेंगे। कृष्णा बुरी तरह से डर जाता है। वो भागते हुए लॉज आता है। मित्रा लॉज के अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन कृष्णा सही टाइम पर पहुंचकर
उसे रोक लेता है। लेकिन अब कृष्णा को समझ में आ गया था कि सच्चाई बताने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो मित्रा को अपने पापा के उस धंधे की सच्चाई बता देता है जिसे अब उसने ही टेक ओवर किया था। सच्चाई सुनकर मित्रा रोने लगती है। उसे अब कृष्णा से घिन आ रही थी। वो गुस्से में कृष्णा को थप्पड़ मारती है और बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। कृष्णा मायूस हो जाता है। वो मित्रा से बहुत प्यार करता था। वो मित्रा को भूल नहीं पा रहा था। उधर मित्रा भी कृष्णा से दूर नहीं रह पाती। कुछ दिन बाद मित्रा कृष्णा को मिलने के लिए बुलाती है। कहती है कि मेरा परिवार बहुत संस्कारी है, तुम यही काम करते रहोगे तो वो लोग हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले तुम ये सब धंधा छोड़कर कोई अच्छा सा काम शुरू कर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें अपने परिवार वालों से मिलवा सकती हूँ। और आज के बाद उस लॉज में कदम भी मत रखना। कृष्णा उसकी सारी शर्तें मान जाता है। लेकिन उसी शाम में कृष्णा को लॉज से चंपा का कॉल आता है। वो कृष्णा से कहती है कि लॉज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हें जल्दी से लॉज आना पड़ेगा। कृष्णा मना कर देता है, लेकिन चंपा कहती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे पापा बलवंत राव को बुलाना पड़ेगा। अब कृष्णा मजबूर होकर लॉज में आ जाता है तो चंपा उसे बूढ़ा कस्टमर दिखाती है जो कि लॉज में ही मर गया था। कृष्णा परेशान हो जाता है, सोच रहा था कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिलेगा। तभी उसे मित्रा का कॉल आता है। मित्रा को शक था कि कृष्णा लॉज में होगा, तो मित्रा लॉज के बाहर आकर उसे कॉल कर रही थी। कृष्णा एक बार फिर से फंस गया था। वो मित्रा से कहते हैं कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन मित्रा को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तो कृष्णा कहता है कि तुम खुद ही अंदर चलकर देख लो। मित्रा गुस्सा हो जाती है, कहती है कि हमारा परिवार बहुत संस्कारी है, हम लोग ऐसी जगह पर कदम नहीं रखेंगे। लेकिन कृष्णा के रिक्वेस्ट करने पर मित्रा मान जाती है और अपना मुंह छुपाकर लॉज के अंदर आ जाती है। कृष्णा उसे भी मरा हुआ बूढ़ा कस्टमर दिखाता है और उसे देखते ही मित्रा की हालत खराब हो जाती है। कहती है कि मेरे दादाजी यहाँ क्या कर रहे हैं। ये सुनते ही कृष्णा और लॉज की सारी महिलाएं शॉक्ड हो जाती हैं। अब प्रॉब्लम सिर्फ कृष्णा के लिए नहीं, मित्रा के लिए भी थी। उसे अपने परिवार की इज्जत बचानी थी। वो कृष्णा से कहती है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे दादाजी यहाँ आए थे, नहीं तो हमारे परिवार की बदनामी हो जाएगी। हम चुपके से उनकी लाश को मेरे घर ले जाएंगे। मदद के लिए वो लोग बंका को भी बुला लेते हैं। वो मित्रा से कहता है कि तुम्हारा परिवार तो बहुत संस्कारी है, तो तुम्हारे दादाजी यहाँ नेचर थेरेपी के लिए आए थे क्या। बेचारी मित्रा अब कुछ बोल नहीं पा रही थी। जिस दादाजी को वो अपना आइडियल मानती थी, उन्हें इस हालत में देखकर मित्रा की बोलती बंद हो गई थी। खैर वो लोग प्लान बनाते हैं कि जब पास के मार्केट की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी तो चुपके से दादाजी की लाश को कार में डाल देंगे और घर लेकर चले जाएंगे। थोड़ी देर में दुकानें बंद हो जाती हैं और जैसे ही वो लोग लाश को बाहर ले जाने की तैयारी करते हैं, तभी मित्रा के पापा अपने कार्यकर्ताओं के साथ लॉज के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। दरअसल मित्रा के दादाजी रूलिंग पार्टी के बहुत बड़े नेता थे और उनकी वजह से इस बार इलेक्शन में पार्टी ने मित्रा के पापा को एमएलए का टिकट दिया था। मित्रा के पापा जानते थे कि इस लॉज में क्या होता है और इलेक्शन के वोट हासिल करने के लिए वो लॉज के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे। अपने पापा को देखकर मित्रा परेशान हो जाती है। मित्रा के पापा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ लॉज को घेर लिया था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कृष्णा को समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। तब चंपा कहती है कि अब इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक आदमी ही सुलझा सकता है और वो है बलवंत राव। जिसके बाद वो लोग बलवंत राव को भी लॉज में बुलाते हैं, उन्हें सारी सिचुएशन को अच्छे से समझा देते हैं। सब कुछ समझने के बाद बलवंत राव बाहर मित्रा के पापा से बात करने के लिए जाते हैं। वो मित्रा के पापा को बताते हैं कि आपके पापा लॉज में एक महिला से मिलने के लिए आए थे, लेकिन उनकी मौत हो गई है और आपकी बेटी भी लॉज में ही है। मित्रा के पापा को यकीन नहीं होता। वो तुरंत अपनी बेटी को कॉल करते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मित्रा लॉज के अंदर ही है, उनकी हालत भी खराब हो जाती है। अब उसके पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लग चुकी थी। तब बलवंत राव कहते हैं कि आप रास्ता खाली करवा दीजिए, हम चुपके से आपके पापा की लाश आपके घर पहुंचा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मित्रा के पापा मान जाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को समझाकर चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अगले दिन मित्रा और उसके पापा घर पर होते हैं। मित्रा के पापा को डर था कि अगर दादाजी की मौत की खबर बाहर आ गई तो उसके एमएलए का टिकट कैंसिल हो जाएगा। वो घर पर दादाजी की लाश का इंतजार कर रहे थे। सुबह सुबह कृष्णा और बलवंत राव उसके घर आते हैं। बलवंत राव मित्रा के पापा से कहते हैं कि वो दादाजी की लाश का थोड़ा सा किडनैप हो गया है
मित्रा के पापा पूछते हैं कि थोड़ा सा किडनैप कैसे हो सकता है। तब बलवंत राव उसे कल रात की घटना बताता है। दरअसल वो चंपा के आशिक युवान के पापा ने उसकी शादी तय कर दी थी, लेकिन युवान चंपा से शादी करना चाहता था। कल रात युवान लॉज में चंपा को किडनैप करने के लिए आया था, लेकिन अंधेरे में गलती से वो दादाजी की लाश को उठा ले गया था और लाश की सच्चाई जानने के बाद अब उसने बलवंत राव के सामने एक शर्त रखी थी कि 2 दिन बाद मेरी सगाई है, उससे पहले मेरे घर आकर मेरे पापा को मेरी और चंपा की शादी के लिए मनाओ और शादी करवाओ, तभी मैं दादाजी की लाश वापस करूंगा। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि युवान लोकल रावड़ी दुर्गा राव का बेटा था। दुर्गा राव और मित्रा के परिवार के बीच पहले से ही दुश्मनी थी। मित्रा के पापा भी बलवंत राव को 2 दिन की मोहलत देता है। कहता है कि अगर तुम लाश लेकर नहीं आए तो मैं लॉज पर बुलडोजर चलवा दूंगा। इधर चंपा भी युवान से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कृष्णा और बलवंत राव के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। कृष्णा प्लान बनाता है, चंपा से कहता है कि हम सब तुम्हारी शादी का रिश्ता करवाने के बहाने उसके घर जाएंगे। उसके पापा माने या ना माने, तुम किसी तरह से युवान को मनाओगी कि वो दादाजी की लाश वापस कर दे। इसके बाद कृष्णा, उसके पापा, मित्रा, बंका और लॉज में काम करने वाली सभी महिलाएं एक परिवार की तरह तैयार होती हैं और वो सब युवान के घर पहुंच जाते हैं। युवान उन्हें अपने पापा से मिलवाता है। कृष्णा एक बार फिर से दुर्गा राव के सामने फैमिली सेंटिमेंट की झूठी कहानी सुनाता है। लॉज में काम करने वाली सभी महिलाओं को अपना परिवार बताता है, जिसे सुनकर दुर्गा राव भी इम्प्रेस हो जाता है और उनकी शादी के लिए मान जाता है। कहता है कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक आप लोग हमारी इस बड़ी सी हवेली में हमारे परिवार के साथ हमारे मेहमान बनकर रहो, ताकि हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। अब कृष्णा और उसके साथी दुर्गा राव के घर में ही रहने लगते हैं। बलवंत राव के कहने पर लॉज की सारी औरतें लोगों की नजरों से बचकर दादाजी की लाश को ढूंढने लग जाती हैं। बलवंत राव दादाजी की लाश को ढूंढकर लॉज पर बुलडोजर चलने से बचाना चाहता था। इधर कृष्णा युवान के साथ बैठकर शराब पी रहा था। बात करते हुए उसे समझ में आता है कि युवान आज भी अपने पापा से बहुत डरता है। तब कृष्णा उससे कहता है कि यार, मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब से उनके इस लॉज वाले बिजनेस के बारे में पता चला है ना, तब से मुझे उनसे नफरत हो गई है। कृष्णा को नहीं पता था कि उसके पापा बलवंत राव भी पास में ही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे हैं। बेटे की नफरत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह कृष्णा के कहने पर चंपा युवान से बात करने के लिए जाती है। तब युवान उसे अपने दिल की बात बताता है। कहता है कि मैं डिप्रेशन में था, मैं मरना चाहता था, लेकिन मरने से पहले मैं अपनी कुछ ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता था और इसीलिए मैं लॉज में गया था जहां मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ, लेकिन अब तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो इनकार कर सकती हो। मैं दादाजी की लाश वापस कर दूंगा। चंपा को भी उसके सच्चे प्यार का एहसास हो जाता है। वो इस शादी के लिए मान जाती है। घर पर सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लॉज में काम करने वाली महिलाएं सगाई की तैयारियां कर रही थीं। वो सारी रस्मों को अच्छे से निभा रही थी। यह देखकर कृष्णा भी हैरान हो जाता है। सोचता है कि ऐसी महिलाओं को रस्मों रिवाज की इतनी बेहतरीन जानकारी कैसे हो सकती है। तब एक महिला कृष्णा से कहती है कि हम कोई एलियन नहीं है, हम भी इसी दुनिया में रहती हैं। खैर, सगाई का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी एरिया का एसआई प्रताप वहां आ जाता है। प्रताप को देखते ही लॉज में काम करने वाली औरतों की हालत खराब हो जाती है। चंपा युवान से कहती है कि एसआई हमारे बारे में सब कुछ जानता है, अगर उसने तुम्हारे पापा को बता दिया तो क्या होगा। सब लोग डर रहे थे, लेकिन प्रताप स्टेज पर उनके पास आता है, नए जोड़े को बधाइयां देता है और चुपचाप वहां से जाने लगता है। ये देखकर कृष्णा हैरान हो जाता है। वो प्रताप के पास जाता है, हैरान होकर उससे पूछता है कि सब कुछ जानते हुए भी आप इतने खामोश क्यों हैं। तब प्रताप कहता है कि तुम अपने पापा की सच्चाई नहीं जानते, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। दरअसल प्रताप जब बहुत छोटा था तब उसके पापा ने उसकी माँ को घर से निकाल दिया था। उसकी माँ का कहीं कोई ठिकाना नहीं था और अपने बच्चे को पालने के लिए वो भी लॉज पर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन छोटा बच्चा प्रताप बड़ा होकर अपनी माँ से नफरत करने लगेगा, यह सोचकर बलवंत राव ने उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था, ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके। प्रताप कृष्णा से कहता है कि अपने पापा की सच्चाई जानना चाहते हो तो अपनी दादी माँ से पूछो। कृष्णा हैरान होकर अपनी दादी माँ के पास जाता है। तब दादी उसे बताती हैं कि बलवंत का पापा शराबी था। जब बलवंत बहुत छोटा था तब एक दिन बलवंत का पापा लॉज में एक औरत से मिलने के लिए आया था।
उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने बच्चे को गिरवे रख दिया था। बोला था कि मैं पैसे लेकर आऊंगा और अपने बेटे को ले जाऊंगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। उस वक्त लॉज में काम करने वाली औरतों ने ही बलवंत को पाल पोस कर बड़ा किया। कृष्णा की दादी भी उनमें से एक थी। बलवंत भी ये काम नहीं करना चाहता था। उसने कई बिजनेस ट्राई किए, लेकिन हर काम में उसका नुकसान ही हुआ है। और अगर वो ये काम छोड़ देगा तो ये सारी औरतें फिर से बेसहारा हो जाएंगी और समाज के दरिंदे इन्हें नोचने के लिए तैयार बैठे मिलेंगे। कृष्णा को आज अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ जाता है कि उसके पापा मजबूरी में यह धंधा कर रहे हैं। वो अपने पापा से माफी मांगता है। तब बलवंत राव उससे कहते हैं कि तुम जिस काम को पसंद नहीं करते, तुम्हें वो काम करने की जरूरत नहीं है। उस लॉज को बेच दो और जो दिल कर रहा है वही काम करो। कृष्णा एक बार फिर से अपने पापा को अपना हीरो मानने लगता है। ये लोग मित्रा के दादाजी की लाश उसके पापा को वापस कर देते हैं और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अब कृष्णा को एहसास हो जाता है कि अगर उसने लॉज बेच दिया तो लॉज में काम करने वाली सभी महिलाएं बेसहारा हो जाएंगी और इसलिए वो लॉज को बेचने से मना कर देता है। लेकिन अब वो लॉज में कोई गलत काम नहीं करवाना चाहता था। कृष्णा उसी लॉज को केयर सेंटर में बदल देता है। अब लॉज में काम करने वाली महिलाएं ऐसे बूढ़े आदमियों का ख्याल रखती हैं जिनके बच्चे विदेश में नौकरी करते हैं और घर पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कुछ दिन बाद मित्रा भी केयर सेंटर में आती है। कृष्णा पूछता है कि तुमने अपने संस्कारी पापा को हमारी शादी के लिए कैसे मना लिया। तब मित्रा बताती है कि मैंने अपने पापा को ब्लैकमेल किया। मैंने उनसे कहा कि अगर वो हमारी शादी से इनकार करेंगे तो मैं सबको दादाजी के मौत की सच्चाई बता दूंगी। जिसके बाद मित्रा के पापा भी उनकी शादी के लिए मान गए थे। और अब इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।